कहा जाता है किसी भी फिल्म को हिट होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विलन कैरेक्टर का होना ज़रूरी है। अमिताभ बच्चन का ही उदाहरण ले लें, चाहे जंजीर हो, चाहे शोले हो, चाहे नमक हराम हो, ये सारी फिल्मों में अमिताभ बच्चन जहाँ से शताब्दी के महानायक बने, उनकी सारी फिल्मों में एक स्ट्रॉन्ग विलन कैरेक्टर होता था, जिसे ही अमिताभ बच्चन अंत में पीटते थे और फिल्में हिट हो जाती थी। वैसे ही गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्सेस का एक जो बड़ा कारण रहा है कि हर चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने एक विलेन कैरेक्टर रहा है या फिर मोदी ने उस विलेन कैरेक्टर को गढ़ा। चाहे आप देखें 2007 का विधानसभा चुनाव हो, 2012 का विधानसभा चुनाव हो, उन सारे विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को एक विलेन कैरेक्टर मिला, चाहे वो मियां मुशर्रफ हो, चाहे वो मौत का सौदागर का स्टेटमेंट हो सोनिया गांधी ने जो दिया था। इन सबको नरेंद्र मोदी ने ऐसा मांझा, ऐसा खिलाया कि आखिर जनता जो थी, जो गुजरात की हिंदुत्व की प्रयोगशाला में जो रंगी हुई जनता है, वो एक तरह से आक्रोशित हो गई, भड़क गई कि किस तरह से उनके जो नायक हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और किस तरह से दिल्ली की जो सल्तनत है वो नरेंद्र मोदी को गिराना चाहती है, उनसे बदला लेना चाहती है। अब सवाल है कि इस विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो खलनायक नहीं मिल रहा, या जो खलनायक हैं, जो विलन के पात्र हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हैं। तो क्या बीजेपी की चिंता ये है कि गुजरात में जो एक जिसको कह सकते हैं कि कॉम्प्लियंसी यानी कि ठहराव, यानी कि जो गुजरात का वोटर है उसको लगता है कि बीजेपी तो जीत ही रही है, तो फिर क्या वोटर टर्नआउट ज़्यादा नहीं होगा? कैसे उस चुनाव में गर्मी लाएं, ये बीजेपी की चिंता है। या जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो कि उन्होंने पिछला कांग्रेस का रिजीम नहीं देखा है, तो कांग्रेस के रिजीम में क्या होता था गुजरात में, ये उन्होंने महसूस नहीं किया है। तो क्या बीजेपी की चिंता वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, या फिर जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, जो कि आक्रामक रूप से गुजरात में कैंपेन कर रही है, उसके क्या नफ़ा नुकसान है? क्या वो बीजेपी को चैलेंज कर पाने की स्थिति में आती दिख रही है? तो ये सारी बातें हैं जिसको हम प्योर पॉलिटिक्स में, जिस पे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो प्योर पॉलिटिक्स, गुजरात के बदलते चुनाव, विधानसभा चुनाव, बीजेपी का गेम प्लान, और आप किस तरह से उस गेम प्लान में उलझ रही है या फिर उसे आगे का रास्ता दिख रहा है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात गुजरात की। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2-3 भाषणों को आप देखें तो जिसको कह सकते हैं कि उन भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 4-5 मुद्दों का एक तरफा से जिक्र किया है, जो उनके भाषणों का एक सेंट्रल थीम होता है, उसमें एक सेंट्रल थीम नर्मदा निश्चित रूप से होता है, क्योंकि नर्मदा वो मुद्दा है जो गुजरात में काफ़ी, जिसका इमोशनल कनेक्ट है। एक पूरा गुजरात का हिस्सा जहाँ पे पानी की समस्या थी, और नर्मदा के पानी को, नर्मदा के डैम की हाइट को किस तरह से यूपीए सरकार ने नहीं बढ़ने दिया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का एक प्रमुख हिस्सा होता है। यानी कि खलनायक जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी, जिसने कि नर्मदा के डैम की हाइट नहीं बढ़ने दी, जिसके कारण गुजरात की जनता पानी से वंचित रही। जिस इलाके में उनकी फसल, उनकी जो एग्रीकल्चर है, वो क्रॉप जो है वो पानी पे डिपेंडेंट थी, वो किस तरह से पानी उन्होंने उपलब्ध कराया। दूसरे उनके भाषण का एक जो सेंट्रल थीम वो रहा है, कई सारे भाषणों में उन्होंने जिक्र किया किस तरह से अर्बन नक्सल का जिक्र किया, उन्होंने मेधा पाटकर का जिक्र किया। चूंकि मेधा पाटकर वही कैरेक्टर थी नर्मदा बचाओ आंदोलन की, जिन्होंने नर्मदा आंदोलन के खिलाफ नर्मदा बांध की हाइट को लेकर काफ़ी बड़ा संघर्ष किया था। इसके अलावा इक्का दुक्का कई सारे रैलियों में उन्होंने इशारों में अर्बन नक्सल का भी जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी टिप्पणी की। उन्होंने जो अभी हाल के भाषण हुए उसमें उन्होंने बिजली, पानी, सड़क का भी उल्लेख किया। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का मुख्य मुद्दा है गुजरात के चुनाव में, कि किस तरह से शिक्षा की हालत, एजुकेशन की हालत और जो हेल्थ केयर की हालत है, वो दिल्ली में जो उन्होंने मॉडल दिया है, वो गुजरात में वो मॉडल इतने सालों में, 27 सालों में, उस तरह से बीजेपी हेल्थ केयर और एजुकेशन के मुद्दे को, उस तरह का मॉडल, उस तरह के हॉस्पिटल, उस तरह का मोहल्ला क्लिनिक, उस तरह के स्कूल नहीं बना पाई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की ये सफलता मानी जाएगी कि उन्होंने प्रधानमंत्री को उस मुद्दे पर लाकर भाषण देने को विवश कर दिया
कि जो मुद्दा अरविंद केजरीवाल का है और जिससे बीजेपी बचती रही है, क्योंकि बीजेपी कहती थी कि जो गुजरात का जो मॉडल है वो डेवलपमेंट का सबसे सर्वोत्तम मॉडल है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो गुरुवार को भाषण दिए उसमें उन्होंने कई सारे भाषणों में ये कहा कि पहले 1600 करोड़ का बजट होता था एजुकेशन का, जो कि अब 33,000 करोड़ का बजट हो गया। अहमदाबाद इलाके में ही 23 यूनिवर्सिटी हैं। तो एजुकेशन को किस ढंग से उन्होंने सुधारा बीजेपी की सरकारों ने गुजरात में। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से गुजरात में 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी जो कुछ साल पहले यानी कि 20-22 साल पहले एक तरह से असंभव दिखता था, वो बीजेपी की सरकारों ने संभव कर दिखाया। तो बिजली, पानी, सड़क का जो मुद्दा जो एक तरह से बीजेपी के घोषणा पत्र या फिर जो इसको कहें कि नैरेटिव से बाहर हो चुका था, क्योंकि गुजरात का मॉडल इतना आगे जा चुका था कि उसमें ये बेसिक समस्याओं के लिए जगह नहीं थी। तो अरविंद केजरीवाल की सफलता मानी जाएगी कि उन्होंने प्रधानमंत्री को उस मुद्दे पर बोलने के लिए विवश किया। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के कैंपेन की इस समय है, वो पहला जो मुद्दा है कि प्रधानमंत्री को इन सब के बावजूद भी नर्मदा के पे अटैक करने के अलावा, कांग्रेस पे अटैक करने के अलावा, मेधा पाटकर पे अटैक करने के अलावा और इक्का दुक्का अरविंद केजरीवाल पे अटैक करने के अलावा उन्हें वो उस तरह का खलनायक या विलन नहीं मिल रहा जिससे कि गुजरात की पॉलिटिक्स या गुजरात के पूरे इलेक्शन को वो पूरी तरह से पोलराइज कर सके, या फिर पोलराइजेशन से ज़्यादा बल्कि ये कहेंगे कि वोटर में वो उत्साह भर सके कि वो बूथ केंद्र तक जाकर वोट कर सके। क्योंकि वोटर को अगर ये लगने लगेगा कि बीजेपी तो जीत ही रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचंड जादू है गुजरात में, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि फिर जो बीजेपी का काडर वोट है वो उस तरह से उत्साहित होकर वोट डालने नहीं पहुंचेगा। तो बीजेपी की एक चिंता यह है कि उनका जो काडर वोट है, जो वोटर है, वो उत्साहित होकर मतदान केंद्र तक पहुंचे। और इसके लिए ज़रूरी है कोई ऐसा इमोशनल मुद्दा, कोई ऐसा मुद्दा जो कि मतदाताओं में जिसको कहते हैं कि गुस्सा भर दे, उन्हें आक्रामक बना दे, उन्हें इमोशनल बना दे, वो कहीं से होता हुआ दिख नहीं रहा। क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो पूरा कैंपेन है बहुत ही लोकलाइज्ड है। राहुल गांधी बाई एंड लार्ज इक्का दुक्का रैली करने के अलावा गुजरात के कैंपेन से नदारत हैं। तो इसलिए पोलराइजेशन का वो मुद्दा नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को नहीं मिल रहा जिससे कि वो राहुल गांधी पे अटैक करके एक तरह से चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश करें। दूसरा जो कांग्रेस का कैंपेन है वो बड़ा लोकलाइज्ड है, उसमें कोई ऐसा सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है जिसको प्रधानमंत्री खलनायक बना सकें। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप हो रहे हैं, बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का भी उस तरह से, एक तो उन्होंने कोई ऐसी भारी कोई गलती नहीं की है जिसके लिए बीजेपी का जो कैंपेन उनके ऊपर पूरा एक तरह से फोकस हो जाए, कि यानी कि कोई इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है प्रधानमंत्री की, उन्होंने कोई बेइज्जती नहीं की है, कोई आलोचना नहीं की है, जैसा कि मधुसूदन मिस्त्री ने शब्द का इस्तेमाल किया, तो उस तरह का कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा जो कैंपेन है, जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो बीजेपी का कैंपेन जो दिल्ली एमसीडी चुनाव में चल रहा है, उसका कितना इम्पैक्ट गुजरात में होगा वो कहना संभव नहीं है, वो थोड़ा सा अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसलिए प्रधानमंत्री को और बीजेपी के जो कैंपेन मैनेजर हैं उनको इस तरह का कोई इमोशनल इशू नहीं मिल रहा। दूसरा जो बड़ा मुद्दा बीजेपी के सामने है कि जो यंग कैडर है, जो यूथ वोटर है, उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक उत्साह दिख रहा है। जो यंगस्टर हैं उनको लगता है कि एक बदलाव का मौका मिलना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, और इसलिए जो यंगस्टर हैं जिन्होंने पिछला रेजिम यानी कि कांग्रेस का रेजिम नहीं देखा है, जिस तरह से बिहार में भी ये बात आई कि बिहार में जो यंगस्टर हैं, जो 18 साल के 20 साल के जो वोटर हैं, उन्होंने लालू प्रसाद का जो रेजिम था वो उसको नहीं देखा है। तो इसलिए लालू का जो ब्लैक रूल था, या फिर जो कहें कि जिसको कि अंधा कानून वाला राज था जिसको बीजेपी ब्रांड करती है, उनको उन्होंने महसूस नहीं किया। तो इसलिए उसके आधार पर वोट मांगकर यंगस्टर के बीच में पैठ बनाने में कोई कामयाबी हासिल बीजेपी को नहीं हुई। तो इसी तरह से, और उन सब ने यंगस्टर में ज़्यादातर लोगों ने तेजस्वी को वोट किया था। तो इसीलिए बीजेपी को भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि वो कांग्रेस का उन्होंने मिसरूल वहाँ पे गुजरात में नहीं देखा। तो इसलिए सुनी सुनाई बातों पर वो यंगस्टर को कैसे मोबिलाइज करें पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए, और इसलिए यंगस्टर का जो ज़्यादातर जो झुकाव है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल यानी कि आपकी जो पार्टी है उसकी क्या सक्सेस है गुजरात में,
और क्या फेलियर है, इस पे भी एक चर्चा कर लेते हैं। केजरीवाल ने जो सक्सेस गुजरात में पाया है, सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं सक्सेस तो ये है कि उन्होंने एक बज़ क्रिएट किया है गुजरात की पॉलिटिक्स में। और आप किसी भी कोने चौराहे पे जाएं, चाय की दुकानों पे जाएं, पिछले हफ्ते मैं गुजरात में था, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बारे में लोग बात करते हुए मिल जाते हैं। ये अलग बात है कि वो वोटों में कितना तब्दील होगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उन्होंने एक नया इंटरेस्ट पैदा किया है गुजरात की पॉलिटिक्स में। नए उन्होंने जो सब्जबाग दिखाए हैं, लोग उससे काफ़ी आकर्षित हैं। ये केजरीवाल की सफलता मानी जाएगी। लेकिन केजरीवाल की असफलता क्या है? केजरीवाल की असफलता क्या है? केजरीवाल जो सबसे बड़ा जो उनका ड्रॉबैक है इस समय गुजरात की राजनीति में, जिसको कहते हैं कि वो उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, उनके रोड शो में भीड़ उमड़ रही है, जो उनके दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं उनकी रोड शो में भीड़ आती है, और इससे ये लगता है कि केजरीवाल कोई बहुत भारी वहाँ पे गुजरात की पॉलिटिक्स में उलटफेर करेंगे। ये तो खैर मतदान के बाद पता चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा, जो लोगों से बात करें, घूमें और टहलें, लोगों से मुलाकात करें, उनसे जानने की कोशिश करें, तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक केजरीवाल को गुजरात की पॉलिटिक्स में जो उनकी असफलता कही जाएगी वो है ट्रस्ट फैक्टर। यानी केजरीवाल के साथ में गुजराती जो कम्युनिटी है, गुजरात की जो जनता है, उसका ट्रस्ट, उसका जो जिसको कहते हैं कि बॉन्डिंग, वो उस तरह से डेवलप नहीं हुई जो दिल्ली या पंजाब में केजरीवाल ने हासिल किया था या एस्टैब्लिश किया था। पंजाब का इसलिए सक्सेस रेट हुआ, भगवंत मान वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि वहाँ पे उनके पास एक चेहरा था भगवंत मान के रूप में, जो बाई एंड लार्ज पंजाब के हर हिस्सों में पॉपुलर था। और चूंकि वो काफ़ी सालों से उनके लाफ्टर शो, उनके अलग अलग जो उन्होंने कृतित्व किया था, जो उनके काम थे, उससे पंजाब की जनता पहले से परिचित थी, और इसलिए वहाँ पे जो कनेक्ट था उनका वो ज़्यादा था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कनेक्ट, चूंकि वो आंदोलन से निकले थे तो इसलिए कनेक्ट था। गुजरात में ये कहीं ना कहीं लैक करता है, और ये इसके बावजूद कि उन्होंने जैसे चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित किया है, वो अपने इलाके में किसानों की समस्या उठाने के कारण पॉपुलर हैं, लेकिन बाकी हिस्सों में वो उतने पॉपुलर नहीं हैं। और गुजरात की जनता को ये लगता है कि जब लोगों से बात करें तो उन्हें कहते हैं कि भाई कल की तारीख में केजरीवाल और उनके जो लोग हैं वो जीतने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, उनका अस्थायी ठिकाना नहीं है, उनका अस्थायी पार्टी ऑफिस नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस का तो जो एमएलए है वो यहाँ सालों साल से, इतने सालों से चुनाव लड़ रहा, इतने सालों से उनका पार्टी ऑफिस है, तो अपनी समस्याएं वो किसके पास ले जाएंगे? तो यानी कि वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल अभी तक एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं गुजरात में। इसके बावजूद ढेर सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे उन्हें वोट मिलेगा और उनका मत प्रतिशत बढ़ेगा। सीटें कितनी मिलेगी ये कहने वाली बात देखना होगा कि उन्हें सीटों में वो कितना ट्रांसलेट कर पाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो इस विधानसभा चुनाव के जो बड़े, एक तरह से जिसको कहते हैं कि बड़े ऐसे फोकल पॉइंट हैं, कि पहला जो बीजेपी को जो देखना है कि उसके वोटर मतदान केंद्र तक पहुंचे, क्योंकि इस समय भी उनके अंदर अगर ये भाव आ जाएगा कि बीजेपी तो जीत ही रही है, तो बीजेपी के लिए ये नुकसान वाली खबर होगी, क्योंकि उस तरह का कोई इमोशनल मुद्दा नहीं है जो पूरे गुजरात चुनाव को एक तरह से एक डायरेक्शन में ले जाए। दूसरा जो उनके लिए चिंता की बात है फर्स्ट टाइम वोटर, कि उन फर्स्ट टाइम वोटर को कैसे वो मतदान के लिए मतदान केंद्र तक ले जाएं। केजरीवाल के लिए चिंता की बात है कि वो ट्रस्ट फैक्टर अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं। वो ट्रस्ट फैक्टर कैसे वो विकसित कर सकें आने वाले दिनों में मतदान के पहले। और कांग्रेस के लिए तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए का जो लोकलाइज कैंपेन है वो कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इस चुनाव में जैसा कि कहते हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, तो कांग्रेस के कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कितना अपने पक्ष में उस मतदान के प्रोसेस को, अपने चुनावी का जो माहौल है उसको अपने डायरेक्शन में ला पाने में कामयाब होते हैं। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।